हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है और यूनिट हमारा जो है सेकंड है। इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले। इससे पहली जो वीडियो थी हमारी वो असर्शन और रीज़न थी, दोनों एक ही बात है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1, फॉर अ गिवन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट वेरी इवन इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया वेरीज। भाई किसी भी कंडक्टर के लिए करंट चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता अगर उसका एरिया डिफरेंट है, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। इस चीज़ को समझो ऐसे, देखो एक कंडक्टर हमारे पास इस तरीके से यूनिफॉर्म कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक पॉइंट पे सेम है। और एक कंडक्टर हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका डिफरेंट है। तो क्या इससे करंट पे इफेक्ट पड़ता है? क्या नहीं इफेक्ट पड़ता। करंट हमारे पास जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I=Q/T। चार्ज, भाई आपका कंडक्टर कैसा भी हो हमारा, ठीक है, एरिया यूनिफॉर्म नहीं भी होगा तो भी चार्ज हमारा Q फ्लो हो रहा है, तो करंट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अ कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। भाई एक कंडक्टर जो है वो अनचार्ज रहता है, इस पर कोई चार्ज जनरेट नहीं होता जब करंट पास करते हैं। भाई देखो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लो ऑफ आपका चार्ज फ्लो होता है, ना कि उसके ऊपर स्टोर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम फ्रिक्शन करते हैं या इंडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रिमेन्स अनचार्ज, चार्ज नहीं रहेगा, तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। बट ये दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है, एक्सप्लेन नहीं होती हैं, दोनों ही सही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, मैंने 5 ऑप्शन इस तरीके से लिए हैं जो कि आप स्टेटमेंट को पढ़ के सही तरीके से आप उसके बाद जो है इनमें से चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When a steady current flows through a conductor of non-uniform cross-section, the current density, electric field and drift velocity do not remain constant। देखिए इसके लिए आपको इन तीनों के फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, आपसे इसमें क्या क्या पूछा? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J, और J = होता है I/A, करंट अपॉन एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली टू एरिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं भाई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास करंट के साथ क्या रिलेशन है? हमारे पास यहाँ पे क्या है? और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा होगा, VD = E/τ/m। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक दोनों डायरेक्टली हैं, तो इन दोनों का में से किसी भी एक का रिलेशन अगर आपने निकाल लिया एरिया के साथ, दोनों का सेम रहेगा। तो हमारे पास एक और रिलेशन होता है I NEA/VD। ये जो रिलेशन आपका है I NEA/VD आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की जान है, ये फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्या आएगा? एरिया आपका इन्वर्सली हो जाता है यहाँ पे ना, एरिया इन्वर्सली हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो जो एरिया है वो करंट डेंसिटी के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के लिए इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? स्टेडी करंट है और आपका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया आपका फिक्स नहीं है, तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। जब एरिया डिफरेंट होगा तो ये सब डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। ये क्या है? तीनों हमारे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारे ये क्या होंगे? नहीं कांस्टेंट होंगे, सब अलग अलग होंगे, क्योंकि एरिया का चेंज होगा तो ये भी चेंज होंगे। स्टेटमेंट 2 की बात करें, फॉर अ करंट कांस्टेंट करंट द करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो अभी ये प्रूफ कर दिया, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा 1, बोथ आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, टू अ मेटल वायर ऑफ डायमीटर D and length L, when the applied voltage is double
ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स डबल। भाई देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया, वी डी इजकल टू ई टाउ बाय एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरीके से आपको डिपेंड करता है, बट यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू वी अपॉन एल, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ई की जगह वैल्यू पुट कर दूँ अगर मैं, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ई वी टॉ बाय एम एल। ठीक है, तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल पे डायरेक्टली और लेंथ पे इन्वर्सली डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, वोल्टेज को डबल कर दिया है। तो वोल्टेज डबल अगर होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल होगा, डबल, यानी कि स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, फॉर अ कांस्टेंट वोल्टेज व्हेन द लेंथ इज डबल। अब देखो लेंथ को आप डबल करोगे तो देखो लेंथ की इन्वर्सली है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स हाफ। ये भी क्लियर है, ये भी सही है। वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर, और ये देखो डायमीटर का कोई ऐसा फॉर्मूला रिलेशन नहीं आ रहा है, तो डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब देखते हैं क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 में जो बात है वो बात हो रही है वोल्टेज की, ठीक है, और किसकी बात हो रही है, वोल्टेज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। और स्टेटमेंट 2 में बात हो रही है लेंथ की। दोनों ही डिफरेंट है, एक्सप्लेन नहीं होता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन होगा हमारा 2। ठीक है, नॉट एक्सप्लेनिंग, बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल एट एनी जंक्शन और नोड इन द सर्किट। भाई आपने किरचॉफ के 2 रूल पढ़े हैं, एक आपका करंट के लिए है, एक आपका वोल्टेज के लिए है। करंट रूल को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों के लिए वैलिड होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, किरचॉफ लॉ आर जनरल इन नेचर। भाई किरचॉफ के जो लॉ होते हैं वो हमारे नेचर में वैलिड होते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट लॉ की अगर बात करें, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो करंट के लिए होता है, और जो आपका करंट के लिए होता है वो किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। और जो उसका सेकंड लॉ है जो वोल्टेज के लिए होता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। और ये हमारे नेचर के भी लॉ होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। बट ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपकी डिफरेंट है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक वायर इज इंक्रीज। भाई किसी वायर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है। भाई रेजिस्टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ml अपॉन ne² a टाउ, रेजिस्टेंस इन्वर्सली टू टाउ। ये टाउ होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो जब हम किसी मेटल वायर को आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, उसे हीट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे उसके अंदर होते हैं वो उन हीट को गेन करते हैं, और हीट को गेन करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी स्पीड में इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तो उनका जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और टाइम डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। तो ये लॉजिक है हमारे पास, तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज। नहीं, अभी देखो मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, वो स्पीड में मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टाइम घटेगा, ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज़ होगा। तो स्टेटमेंट 2 अब कर रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है सी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अ हाई रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर। आपने प्रैक्टिकल किया था मीटर ब्रिज वाला, आपको अगर ध्यान होगा तो मीटर ब्रिज में भाई एक मीटर वायर होती है, इसके पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे 2 गैप होते हैं,
पहले वाले गैप में आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और दूसरे वाले गैप में वायर को लगाते हैं जिसका आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। इनके बीच में से क्या होता है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर जी लगा होता है यहाँ बीच में से, और यहाँ पे एक जोकी होती है। इस तरीके हमारा सेटअप होता है, ठीक है। अब करंट आप अप्लाई करते हैं, एक आप यहाँ बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे जो पहला गैप है रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसको हम हाई लेते हैं। ये जितना ज़्यादा आपका जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, सर्किट में करंट उतना ही कम जाता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, आप देखो करंट की वैल्यू को तो नहीं इंक्रीज़ कर सकते ना, आप लैब में वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करके क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो नल पॉइंट है वो हमारा ईजिली में फाइंड हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, ठीक है, कि हम हाई रेजिस्टेंस करते हैं कनेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है एज रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीज। भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज़ होगा, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस देन कनेक्टिंग वायर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई हीटर में जो वायर होती है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर लाल हो जाती है और फिर वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो वो पिघलती नहीं है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट 1 हमारी क्या है, करेक्ट है। ओके, ये क्या है, वायर हमारी करेक्ट है, हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इफ़ रेजिस्टेंस इज़ हाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। भाई देखो, कंडक्टिविटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी आपके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो कंडक्टिविटी लेस होगी, बिल्कुल करेक्ट है। बट ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन हमारा 2 होगा, बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, सिंस ऑल द करंट कमिंग टू आवर हाउस रिटर्न्स टू पावर हाउस देयर इज़ नो नीड टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। भाई देखो, इसका कहना क्या है कि करंट जो है पावर हाउस से हमारे घर में आती है और हमारे घर से पावर हाउस चली जाती है, क्योंकि करंट हमेशा एक लूप में फ्लो होता है। तो भाई करंट पावर हाउस से आया, पावर हाउस में चला गया, तो हमें बिल किस बात का, बिल तो देना नहीं चाहिए हमें। तो स्टेटमेंट 1 भाई गलत बोल रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वो करंट का बिल नहीं पे करते, हम लोग बिल पे करते हैं किस चीज़ का, एनर्जी का। आप जो घर में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, उसका हम बिल पे करते हैं। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो हम लोग इसका बिल पे करते हैं, ना कि करंट का बिल पे करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ पेड फॉर द पावर यूज। नहीं, पावर यूज़ के लिए नहीं, एनर्जी के लिए देते हैं, दोनों ही गलत है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, ओम्स लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट। तो भाई ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, सभी तरह के कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। नहीं, ओम्स लॉ केवल ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये बहुत ही लो वोल्टेज और लो करंट के लिए वैलिड होता है, ये हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है। और इसके लिए एक्सटर्नल कंडीशन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, लाइक टेम्परेचर, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स हो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। भाई ओम्स लॉ में ग्राफ स्ट्रेट बनता है बट सबका नहीं बनता है, ये भी गलत है। इसने बोला ना ऑल का नहीं, कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 1 and 2 both are false. Question number 10, alloy of metals usually have greater resistivity than that of their constituent metals. भाई हमारे जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हमारे हाई होती है उनके मेटल्स की, जिन मेटल का इस्तेमाल करके आप एलॉय बनाते हैं उनसे हाई रेजिस्टिविटी। बेटा एलॉय का क्या कंसेप्ट है, एलॉय हमारा होता है हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, एलॉय यूजली हैव मच लोअर थर्मल कोफिशिएंट। भाई आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपने किया है कि आप निकालते हैं अल्फ़ा टेम्परेचर कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं इसे हम लोग। तो ये जो होता है ना, मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एलॉय के लिए भी पॉजिटिव होता है। बट एलॉय के लिए जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है नेग्लिजिबल, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मच लोअर, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, बट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। पहले में इसकी रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, दूसरे में टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात हो रही है। दोनों ही अलग हैं बट सही हैं, बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूज़ वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, फ्यूज़ वायर का हमारा क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज़ इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल करंट फ्लो, नहीं, फ्यूज़ आपका स्मॉल करंट के लिए ही नहीं होता। इस फ्यूज़ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, हम घरों में अपने जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको सेफ रखने के लिए करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग करंट आता है ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारी क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। तो ऑप्शन सी 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, टू इलेक्ट्रिकल बल्ब्स 50 and 100 watt are given. When connected in series, 50 watt bulb glows more, but when connected parallel, 100 watt bulb glow more. भाई देखो, बल्ब्स को हमने सीरीज़ और पैरेलल में कर दिया है कनेक्ट। जब हम दो बल्ब हैं, इन दो बल्ब्स को हम सीरीज में जब करते हैं ना कनेक्ट, ठीक है, तो इस केस में इनका जो रेजिस्टेंस वो हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब बल्ब हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल में होंगे ना, तो पैरेलल को रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से, बेटा हमारा जो पावर है ना, वो सीरीज की बात करें, सीरीज़ में, तो सीरीज में पावर जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली होता है, और पैरेलल में जो पावर होता है वो हमारा इन्वर्सली होता है, ठीक है। आपने पढ़ा है फॉर्मूला P=I²R, I²RT हम लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, और P=V²/R ये लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में डायरेक्टली और पैरेलल में इन्वर्सली, ओके। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हमारे पास, ओके, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो 50 वाट का जो बल्ब होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा ग्लो करता है एज़ कम्पेयर टू 100 वाट बल्ब, ठीक है। और जब हम पैरेलल में करते हैं कनेक्ट, तो हमारा 50 वाट बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो करता है। ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड देखें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया, सेम एक्सप्लेन कर रखा है इसने। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर इन्वर्सली, आप पूरा पढ़ेंगे, आगे की लाइन भी सही लिखी है, दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टू बल्ब्स ऑफ सेम wattage, one having a carbon filament and other having a metallic filament are connected in series, ठीक है। metallic bulbs will glow more brightly than a carbon filament। भाई देखो, कार्बन होता है इंसुलेटर, कार्बन होता है क्या, एक इंसुलेटर, और इंसुलेटर होगा तो उसमें करंट पास होगा नहीं, तो बल्ब हमारा ग्लो ही नहीं करेगा भाई, क्या ब्राइटली की बात छोड़ो, जलेगा ही नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत बोला है इसने। स्टेटमेंट 2 क्या है, कार्बन इज सेमीकंडक्टर, ये भी गलत है भाई, कार्बन हमारा क्या इंसुलेटर होता है। दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, 4, 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, द हायर द रेंज द ग्रेटर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। वह जितनी ज़्यादा रेंज होगी किसी भी एमीटर की, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। भाई रेजिस्टेंस देखो, एमीटर जो होता है वो करंट मेज़र करता है, ठीक है, एमीटर करंट मेज़र करता है, और जितना लो रेजिस्टेंस होता है वो उतना ही अच्छी करंट मेज़र कर पाता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है भाई लो। और बात करें एक आइडियल एमीटर का, तो आइडियल एमीटर का होता है 0। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या गलत है, हाई रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, ना कि हाई, ना कि ग्रेटर, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज़ नीडेड टू बी यूज्ड अक्रॉस इट। भाई
अगर किसी एमीटर को आपको रेंज को बढ़ाना है तो उसका रेजिस्टेंस कम करना है आपको। इसने और ऐड कर दिया, नहीं, ये भी गलत है। रेंज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को कम करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दोनों ही हमारी क्या है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी क्या है, करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द EMF ऑफ द ड्राइवर सेल इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट शुड बी ग्रेटर दैन द EMF ऑफ द सेल टू बी डिटरमाइन। देखो आपने सेल का प्रैक्टिकल किया होगा, पोटेंशियोमीटर के थ्रू आपने सेल का EMF निकाला होगा। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर में जब आप सेल का EMF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो सेल जिससे आपको सर्किट में आप करंट दे रहे होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, ड्राइवर सेल, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सेल है जिसका आपको EMF कैलकुलेट करना है। यहाँ लगा देते हैं आप गैल्वेनोमीटर, एक लगा देते हैं जोकी, ठीक है। इसका EMF E है, इसका EMF चलो E डैश है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसने बोला है कि जो आपका जो E है ना वो ज़्यादा होना चाहिए E डैश से, ठीक है। और ध्यान रहे इस बात का, ये पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव ये एक साथ होना चाहिए, नेगेटिव इधर मत कर देना, करेक्ट, ओके। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, अगर ये हमारा जो है ड्राइवर सेल ये अगर हम कम ले लेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सेटअप नहीं हो पाएगा इस वायर के बीच में, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसलिए इस सेल को, ड्राइवर सेल का पोटेंशियल जो है हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो ई में उधर ड्राइवर सेल हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर होना चाहिए, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर शुड नॉट बी लेस देन द EMF ऑफ द सेल, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई आपको, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होना चाहिए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका इस सेल से जिसका आप पोटेंशियल निकालना है, EMF निकालना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो हमारे पास क्या, हम इसे मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो इससे ज़्यादा कब हो पाएगा यहाँ पे, जब सेल का पोटेंशियल ज़्यादा हो, ठीक है। यानी ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, हमारा जो स्टेटमेंट 1 है से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, कि क्यों ज़्यादा लेना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफर्ड ओवर अ वोल्ट मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ सेल। भाई एक पोटेंशियोमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है पोटेंशियोमीटर की वोल्ट मीटर से, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफर्ड एज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज़ करते हैं हम एलॉय यूज़ करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा, इसका क्या होता है हमारा, बिल्कुल ही अल्फ़ा क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये करंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। लो रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या करता है, पूरी प्रॉपर करंट को हमारा क्या है, चेक करता है, ओके। तो इसकी सेंसिटिविटी इसलिए बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या है, दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी हो पा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, टू बल्ब ऑफ सेम वोल्टेज, वन हैविंग अ कार्बन फिलामेंट एंड अदर हैविंग अ मेटेलिक फिलामेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, मेटेलिक बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली देन। ये तो सभी रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया, ये बल्ब ग्लो नहीं होगा और सेमीकंडक्टर नहीं होता, यानी कि दोनों ही फॉल्स हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। करंट इज़ पास थ्रू अ मेटेलिक वायर हीटिंग इट रेड। भाई अगर किसी मेटेलिक वायर से करंट पास करते हैं तो वो उसे बहुत ही गर्म कर देता है। व्हेन कोल्ड वाटर इज़ पोर्ड ऑन हाफ ऑफ इट्स पोर्शन, और आप जब उसके आधे पोर्शन पे कोई एक पानी डालते हो, ठंडा पानी डाल देते हैं, देन रेस्ट ऑफ हाफ पोर्शन बिकम हॉटर, तो बाकी के जो आधा पोर्शन है वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। देखो कंसेप्ट समझते हैं क्या है, ये एक रॉड है, ये इसका हाफ पोर्शन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वाटर मैंने गिरा दिया, इस पर वाटर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पानी में डाल दिया, पॉड, ठीक है, डुबा दिया इसको वाटर में। इससे क्या होगा, अब वाटर डालने से इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। भाई ठंडा पानी डालोगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, हमारा डिक्रीज़ हो गया। भाई जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी तो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे तो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़,
अब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट तो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो बाकी का जो पोर्शन हमारा है आधा, उसमें करंट इंक्रीज़ हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, ये और ज़्यादा हॉट हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड सो करंट टू द वायर, ये इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेन भी हो रहे हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, थ्रू द सेम करंट flows through the line wire and the filament of the bulb, but the heat produced in the filament is much higher than that in the line wire। भाई यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि सेम करंट पास हो रहा है वायर्स में और एक फिलामेंट ऑफ द बल्ब। भाई बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये हमारा एलॉय होता है और वायर तुम्हारी कंडक्टर होती है, ठीक है। तो इसने बोला है क्या हीट प्रोड्यूस जो होगा फिलामेंट में ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। भाई एलॉय क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, जल्दी ज़्यादा ग्लो करता है, ज़्यादा हीट जनरेट होती है इसके अंदर। स्टेटमेंट 2, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। और ये इसे यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन सर्किट इफ़ लैम्प बी और सी फ्यूजेज देन द लाइट इमिटेड बाय लैम्प ए डिक्रीज। भाई देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसको समझना प्यार से। इसे क्या है कि बी और सी, इन दोनों में से, ये बी और सी में से कोई सा एक फ्यूज़ अगर हो जाए तो ए का जो इमिशन है, लाइट का इमिशन, वो बढ़ जाएगा। भाई लाइट जो है वो ज़्यादा निकलेगी अब बल्ब से। तो इसको ऐसे समझो, देखो अभी ये तीनों आपके आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो लेट कर लेते हैं इनका रेजिस्टेंस। भाई इसका 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है और इसका भी 2 ओम है। अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के हिसाब से मैंने 2 ओम लिया है, बाकी आप 1 ओम भी ले सकते हो, ये हमने लेट किया है, ओके। तो अभी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, 1/2 है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1 ओम हो जाएगा। तो इसका जो पैरेलल है वो इसके संग सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3 ओम। जब तीनों बल्ब काम कर रहे हैं तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, ओके। अब देखते हैं दूसरी बात क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक बल्ब कोई सा भी इसमें से हमारा जो है वो फ्यूज़ हो गया है, तो लेट बी फ्यूज़ हो गया, तो अभी ये 2 ओम है। तो अब यहाँ पे सर्किट में 2 और 2 हमारे पास, अब जो रेजिस्टेंस है दूसरा वाला कंडीशन में वो हो जाएगा 4 ओम। रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। एक भी बल्ब फ्यूज़ होगा सर्किट में तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा भाई, करंट हमारा हो जाएगा डिक्रीज, और V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो यहाँ पे I डिक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होगा, तो बल्ब की जो ब्राइटनेस थोड़ी सी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा ग्लो भी क्या है, कम हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या है, वोल्टेज ऑन ए डिक्रीज़। भाई ए का वोल्टेज हमारा डिक्रीज़ होगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेन भी हो रहा है क्यों हमारा लाइट कम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इसे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, सेम कंसेप्ट मैंने क्वेश्चन डाला आपको मैंने, ताकि आपको अगर पीछे वाले में दिक्कत है तो ये तो आपको क्लियर कर देगा। 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं सीरीज में लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारा जो सी है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी क्या है, करंट अब उधर ना जाके इधर के थ्रू इधर से जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, पहले समझते हैं इसको, ऐसा क्यों होता है। तो अभी देखो हमारे पास अभी तीनों सीरीज में रेजिस्टेंस R1 R2 R तीनों R है, तो इनका अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम। पहले तो समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे ना जो करंट होता है, करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस पॉइंट की बात करें, इसे मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब देखो एक ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट नंबर 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल हमारा कहाँ ज़्यादा होगा, पोटेंशियल हमारा ज़्यादा किस जगह पे होगा, 1 पे ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, रेजिस्टेंस होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल वेरी करेगा, पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा ना। बट जो ये जो लाइन हमारे पास है, इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा। तो पोटेंशियल जो है वो 3 पे कम होगा, 2 पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस जो करंट है वो हमारा क्या होगा, 3 की तरफ जाएगा, ना कि 2 की तरफ। तो ये जो बल्ब है हमारा, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उधर हमारा करंट ना जा करके वो इधर से आता है, ये वाला ट्रैक फॉलो करेगा। तो ये जो की हमारी क्लोज़ करने पे क्या होता है, बीच वाले की क्लोज़ करने पे क्या हुआ, करंट उधर नहीं गया। तो अब सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 2 ओम। ठीक है, 2 ही तो हैं, पहले कितने थे, 3 ओम था, यानी कि 3 आर था। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, रेजिस्टेंस हमारा हो रहा है डिक्रीज़, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया। रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट क्या होगा, करंट होगा हमारा इंक्रीज़। करंट इंक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल भी हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना। तो बल्ब क्या होगा, बल्ब हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, इसमें बोला है इल्यूमिनेशन ऑफ बल्ब ए एंड बी डिक्रीज़, भाई इंक्रीज़ होना चाहिए, तो ये हमारा 1 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, वोल्टेज ऑन ए एंड बी डिक्रीज़, ये भी गलत है, इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है होती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो ये हमारे पास 21 क्वेश्चन थे हमारे इस वीडियो में जो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने सभी साथियों को आप उसे शेयर करो ताकि वो अपनी तैयारी कर सके एग्ज़ाम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।